साल 1996 पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था हरिनारायणपुर। यहाँ गांव से होकर एक नदी बहा करती थी। नदी से बाहर आते ही नदी के एक तरफ हरे भरे खेत हुआ करते थे और दूसरी ओर खजूर के पेड़ों का एक छोटा सा जंगल हुआ करता था। गांव के लोग खजूर के पेड़ों से उनका मीठा रस निकालने के लिए खजूर के लंबे ऊंचे पेड़ के तने के उस हिस्से में जहां से पत्तियां निकलना शुरू होती हैं, वहां लकड़ी की एक मोटी कील ठोक कर उस पे एक हाड़ी लटका दिया करते थे, जिससे कील से बूंद बूंद टपकता हुआ रस हाड़ी में इकट्ठा हो जाया करता था। लोग ऐसा शाम को किया करते थे ताकि सुबह होने तक हाड़ी में रस भर जाए। इतना करने के साथ ही हाड़ियों की सुरक्षा के लिए एक आदमी को नियुक्त किया जाता था कि कोई उन हाड़ियों को चुरा न ले जाए। ठंडक भरे दिन थे और 2-3 दिन से मौसम भी बड़ा खराब चल रहा था। दिन में सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते और रात में घने काले मेघ रात के अंधेरे को और घना कर देते हैं। तुषार और करीम बेहद ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। जहां दोनों एक नंबर के शरारती थे, तो वहीं बेहद साहसी और निडर भी। कुछ दिनों से दोनों का खजूर का रस पीने का बड़ा मन हो रहा था, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि रात होते ही जब सभी और वो पहरेदार भी सो जाएंगे तो चुपचाप चलकर रस चुरा लेंगे। और ऐसा हुआ भी। लगभग 12:30 बजे का समय हुआ। गांव में एकदम गहन सन्नाटा पसर चुका था। कुत्ते भी ठंड के कारण कहीं दुबके हुए थे और कोई अपने घर में गर्म बिस्तर में दुबक कर सोया पड़ा था, सिवाय तुषार और करीम के। दोनों तेज तेज कदमों से गर्म कपड़े बदन में लपेटे हुए और ज़रूरी सामान का बैग लेकर गांव से बाहर की ओर बढ़े जा रहे थे। गांव से बाहर आते ही उन्होंने नदी का पानी चेक किया। उन दिनों नदी का बहाव भी कम था और पानी भी। दोनों ने अपने अपने कपड़े बचाते हुए नदी को पार किया और जा पहुँचे खजूर के जंगल में, जहां पेड़ों पर ढेर सारी हाड़ी लटक रहे थे। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। आ जा रहे काले सफ़ेद बादलों के बीच चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था। करीम ने फौरन ही बैग से एक बोतल निकाली और किसी कुशल बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ता गया और उस हाड़ी से रस पलटकर बोतल में भरने लगा। बोतल भरने के बाद उसने उस हाड़ी को उसी तरह से लटका दिया ताकि किसी को शक ना हो। इसी तरह करते करते उन्होंने बाकी बोतलों में भी रस भरना जारी रखा। कभी किसी पेड़ पर तुषार चढ़ता तो कभी करीम। किसी हाड़ी में अच्छा खासा रस मिलता तो किसी हाड़ी में बहुत कम। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। बस एक हाड़ी में और रस मिल जाए तो अपना काम हो जाए, कहकर तुषार पेड़ पर चढ़ने को जैसे ही तत्पर हुआ, जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर पेड़ पर चढ़ाने के लिए रखा, वैसे ही 3 चीज़ें एक साथ हुईं। जोरों की तेज हवा चलने लगी और एक तीव्र और भयानक बदबू पूरे जंगल को महकाती चली गई। वो बदबू ऐसी थी जैसे सैकड़ों की संख्या में सड़ी हुई लाशों को ज़मीन से खोदकर बाहर निकाल दिया गया हो। यार, वो देख, कोई खड़ा है, करीम ने तुषार का कंधा थपथपाते हुए कहा। तुषार ने पलट कर देखा तो कोई आदमी खड़ा दिखाई दिया और वो आदमी उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जहां उनका सामान रखा हुआ था। या तो ये कोई पहरेदार है
या फिर हमारी तरह हाड़ी चुराने वाला है? तुषार ने अंदाजा लगाते हुए कहा। दोनों ने ध्यान दिया तो पता चला कि वो आदमी एकदम शांत और स्थिर खड़ा हुआ उन्हें ही देख रहा है। उसने अपनी कमर पर सिर्फ सफेद रंग की एक धोती बांध रखी थी और ऊपर कुछ भी नहीं। इतनी ठंड में उसका जिस्म बिल्कुल खाली था। दोनों को काफी हैरानी हुई, लेकिन उस वक्त उन्हें अपने बचाव के अलावा और कुछ कहाँ सूझ रहा था। उस आदमी के सिर के लंबे बाल भी एकदम सफेद और चमकदार थे। उसकी धोती और उसके बाल चांद की रोशनी में अलग ढंग से चमक रहे थे, पर उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। करीम ने अपनी वीरता दिखाते हुए कहा, कौन है वहां? चुपचाप भाग जा, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना होते ही दोनों हैरान, क्योंकि वो आदमी जस का तस खड़ा था। ना कोई हलचल, ना किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया। मैं कहता हूं चला जा यहां से, वरना इस कटारी से चीर कर रख दूंगा। करीम ने पेड़ चीर कर रस निकालने वाली कटारी दिखाते हुए कहा, पर कोई फायदा नहीं। वो आदमी चुपचाप बिना हिले डुले अपनी जगह पर ही बना रहा। तेरी तो साले, करीम ने कटार दिखाते हुए कहा और उसकी ओर दौड़ा ताकि उसे हमलावर होता देख वो आदमी भाग जाए। और जैसे ही करीम उस आदमी के नज़दीक पहुंचा कि बिजली की गति से उस आदमी ने करीम की गर्दन पकड़कर उसकी पीठ की ओर मोड़ दी। गर्दन की हड्डी चटकने की आवाज़ उस शांत माहौल में दूर दूर तक सुनाई दी। तुषार को काटो तो खून नहीं, वो सुन्न रह गया, मानो उसके पैरों में जड़ें निकल आई थी। उसका दिमाग उस घटना से सुन्न सा पड़ने लगा था। जबकि जमीन पर चित्त गिरा करीम जलबिन मछली की तरह छटपटाकर शांत पड़ गया। और फिर गूंजी एक डरावनी हंसी जो उस आदमी के मुंह से निकले थे। तुषार के पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि वो हंसी किसी आदमी की तो नहीं लग रहे थे। इसी के साथ तुषार में मानो करंट का प्रभाव हुआ और वो द्रुत गति से ही एक सांस में दौड़ता हुआ नदी पार करके गांव में पहुंच गया। अपने घर के पास पहुंचते पहुंचते उसका जिस्म और सिर भारी होने लगा और वो चक्कर खाता हुआ गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुके थे और उसके इर्द गिर्द उसके माता पिता और कई गांव वाले थे। जब तुषार थोड़ा होश संभाला तो उसने रोते रोते सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। फौरन ही करीम के अम्मी अब्बू को बुलाया गया और फिर तुषार के साथ सभी वहां चल दिए जहां वो हादसा हुआ था। करीम की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं करीम के पिता एकदम खामोश और सहे हुए से दिखाई दे रहे थे। लोग जैसे ही तुषार की बताई हुई जगह पर पहुंचे, वो सभी चौंक गए और सहम कर ठिठक गए। उनके सामने ही करीम की लाश को 2 टुकड़ों में बटी पड़ी थी। उसके सिर से लेकर कमर तक का हिस्सा जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि बाकी का हिस्सा जमीन में धंसा हुआ था, जिसमें से उसके दोनों पैर जमीन के ऊपर थे। करीम की लाश देखकर सभी लोग खौफजदा हो चुके थे, क्योंकि लाश की हालत ही ऐसी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे लाश से सारा खून और मांस किसी ने चूस लिया हो। करीम की अम्मी और उसकी बहन दहाड़े मार कर रो रहे थे, जबकि उसका बाप बिल्कुल खामोश था। लोगों के मिन्नत करने के बाद वहां पुलिस ने कदम रखा और जांच पड़ताल की,
पंचायत में सारी बातें, सारे अंदाजे लगाए गए और उस मामले को संज्ञान में रखते हुए पुलिस प्रस्थान कर गई। इस घटना ने सभी को बहुत डरा दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर असर हुआ था वो था तुषार। तुषार को सोते जागते हर वक्त वही सफेद बालों वाला आदमी ही नजर आता था। धीरे धीरे तुषार की हालत खराब रहने लगी। वो जब भी सोने की कोशिश करता तब उसे वही अजीब सा आदमी नजर आने लगता और वो घबरा कर जग जाता। अब इस घटना को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन तुषार आज भी वो रात नहीं भूला। उसे आज भी वही डरावने सपने आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हर तरह से आधुनिकता का चोला ओढ़े कर्णपुर एक महानगर है। इसके रिहायशी इलाके सिविल लाइंस में चारों तरफ इमारतों से घिरे हुए हैं। अंग्रेजों का एक कब्रिस्तान है जो गोरा कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक तरफ शहर का बड़ा कॉलेज और उसका हॉस्टल, एक तरफ पुलिस लाइन और जेल, एक तरफ जिले का कोर्ट भी और पीछे गंगा घाट है। कॉलेज के आसपास के क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और हॉस्टल में रहते थे। शिवम और ऋषभ भी पास के गांव से उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। हॉस्टल में अपने कमरे में सामान सेट करके दोनों पलंग पर लेट गए। जल्दी ही नींद ने उन्हें आ घेरा। आंखें जब खुली उनकी तो देखा कि शाम ढल चुकी थी। उठकर उन्होंने कुछ खाने की सोची, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर दोनों बाहर निकले कुछ खाने के लिए। टहलते टहलते वो दोनों मार्केट पहुंच गए और एक होटल में पहले तो दोनों ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर तक मार्केट में टहलते रहे। फिर दोनों टहलते टहलते गंगा किनारे पहुंचे और वहीं घाट पर बैठकर रात का मज़ा लेने लगे। रात जब और गहराने लगी तो दोनों वापस हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। पुलिस लाइन से आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान पार कर वो लोग हॉस्टल आ गए। कमरे में आकर दोनों बातचीत करने लगे। यार, कितनी अच्छी और बड़ी मार्केट है यहाँ, शिवम बोला। हाँ यार, एक से एक दुकान है और एक से एक बढ़कर होटल भी है। खाना भी अच्छा था और सस्ता भी, ऋषभ बोला। हाँ यार, गंगा किनारे तो मज़ा ही आ गया। ठंडी हवा के साथ बहता पानी, खोया हुआ सा शिवम बोला। शिवम, तुमने देखा कि ये हमारे हॉस्टल के बगल में 4 दीवारी में कुछ है, लेकिन दीवार बड़ी ऊंची है, दिखा नहीं। शायद कोई पार्क है, ऋषभ बोला। हो सकता है, कल देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद, शिवम ने कहा। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी ही उठकर कॉलेज जाने को तैयार हो गए। कॉलेज में आज उनका पहला दिन था, इसलिए वो क्लास शुरू होने से पहले ही कॉलेज पहुंच गए। दोपहर तक उनकी सभी क्लास ख़त्म हो गई थी। थोड़ी देर और रुकने के बाद वो लोग हॉस्टल आ गए। दोपहर का खाना खाकर दोनों आराम करने लगे। शाम होते होते दोनों लोग जग गए, फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। रात का खाना खाकर दोनों लोग बाहर घूमने निकले। घूमते घूमते फिर दोनों लोग घाट पर पहुंच गए और किनारे पर बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेने लगे। वापस लौटते समय उसी 4 दीवारी के सामने रुककर देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये है क्या। तभी उन दोनों ने देखा कि गली जहाँ से इसका मेन द्वार था, शायद वहाँ से कोई लंबा चौड़ा आदमी आ रहा था। यार, ये इतनी रात का पार्क में से कौन निकल रहा है, शिवम बोला। मुझे क्या पता, शायद कोई चौकीदार होगा। चल, हमें क्या करना है, ऋषभ
शिवम को चलने का बोलकर आगे बढ़ गया। अरे तू अभी भी रुका है? अब उस आदमी से मिलकर ही चलेगा क्या? 2 कदम आगे बढ़कर ऋषभ ने फिर शिवम को टोका। चल रहा हूँ यार, कहकर शिवम भी ऋषभ के साथ हो लिया। दोनों कमरे में पहुंचते ही सो गए। दूसरे दिन फिर कॉलेज और हॉस्टल में ही दिन कट गया। रात को खाना खाकर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। काफ़ी देर पढ़ने के बाद दोनों दिन भर के बारे में बातचीत करने लगे कि तभी लाइट चली गई। गर्मी से दोनों का कमरे में बुरा हाल होने लगा, तो ये तय हुआ कि थोड़ी देर बाहर घूम कर आया जाए। टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों हॉस्टल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि दोनों फिर से कल रात वाला आदमी देख लिए, लेकिन वो अब उस पार्क से बाहर नहीं बल्कि अंदर जा रहा था। लगता है ये इस जगह का चौकीदार ही है, समझा, और ये यहीं रहता होगा अंदर। लेकिन यार उसके कपड़ों से तो ऐसा नहीं लगता कि चौकीदार होगा। तूने देखा नहीं कैसे अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और जूते भी। कोई भी चौकीदार ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता है। शिवम ने कुछ आशंका जताते हुए कहा। यार वो चौकीदार ही है, छोड़ ना, तुझे क्या करना है? दोस्ती करनी है क्या, या फिर चौकीदार की नौकरी करनी है? ऋषभ थोड़ा खींचता हुआ बोला। नहीं यार, करना कुछ नहीं है, बस इतनी रात में उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात में कौन टहलता है? अरे भाई गर्मी इतनी है, हो सकता है कि गर्मी की वजह से बाहर निकला हो हवा खाने के लिए हमारी ही तरह, ऋषभ बोला। शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी लाइट आ गई और दोनों वापस हॉस्टल लौट गए। ऐसे ही कॉलेज में बिजी होने की वजह से 3-4 दिन दोनों बाहर घूमने नहीं निकले। शनिवार को दोपहर में कॉलेज छूटते ही दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। दूसरे दिन वापस लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। दोनों जब पुलिस लाइन से आगे 4 दीवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है उसी 4 दीवारी से सटकर। दोनों सोचने लगे कि आखिर इतनी रात में ये लड़की है कौन जो यहाँ इस तरीके से खड़ी है। उन्होंने देखा तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने एक लंबा फ्रॉक नुमा कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि कोई अंग्रेज घर की लड़की है। दोनों जब उसके पास से निकले तो उन्होंने एक अजीब सी ठंडक को महसूस किया, लेकिन वो लड़की से बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए। अपने हॉस्टल की गली में मुड़ने से पहले दोनों ने पलटकर उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की अब वहाँ से गायब थी। दोनों को लगा कि शायद चली गई होगी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए कमरे में पहुंचकर सो गए। अब अक्सर रात में वो दोनों जब बाहर घूमने निकलते हैं तो कभी वो चौकीदार तो कभी वो लड़की उन्हें दिख ही जाती। कभी कभी रात में तो उन्हें 4 दीवारी के अंदर रोशनी भी दिखती थी और लगता था कि कोई अंदर है। कई बार दोनों ने सोचा भी किसी दोपहर या शाम को अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वो है क्या और कौन रहता है, लेकिन कॉलेज और पढ़ाई की थकान की वजह से उन्हें सही से मौका ही नहीं मिलता। एक रात फिर वो दोनों घूमने निकले तो उन्होंने फिर उसी चौकीदार को देखा। इस बार दोनों ने तय किया कि पास जाकर उससे बात करेंगे। जैसे ही दोनों ने पास जाकर उस आदमी से कहा, अंकल अंकल जी सुनिए, वैसे ही वो आदमी गायब हो गया। अब तो दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और दोनों ने हॉस्टल तक दौड़ लगा दी। हॉस्टल पहुंचकर दोनों अपने कमरे में दुबक गए। यार वो क्या था? अचानक ऐसे गायब हो गया और कहाँ गायब हो गया? ऋषभ ने डरते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई भूत था
तभी तो एकदम से गायब हो गया। शिवम बोला। मतलब हम जिस आदमी को देखकर चौकीदार समझते थे वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी भी ऋषभ डरते हुए बोला। हो सकता है, शिवम ने सोचते हुए कहा। अब तो पक्का कल चलकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर वो जगह है क्या। शिवम ने आगे बोला। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले ही जाकर पता करना, मुझे डर लग रहा है। ऋषभ रुआंसा सा होकर बोला। अरे यार, रात में चलकर पता करने के लिए कौन कह रहा है, दिन में चलेंगे देखने के लिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं पता करके रहूँगा कि आखिर वो है क्या। दूसरे दिन कॉलेज छूटते ही शिवम जबरदस्ती ऋषभ को लेकर वहाँ पहुँचा। ऋषभ देख, यहाँ पर ये सब शिलालेख है, देख इस पर क्या लिखा है। शिवम बोला। शिलालेख पढ़कर शिवम बोला, यार ये तो कोई अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है जो 1750 में बना था और अब एक संरक्षित धरोहर है। क्या कब्रिस्तान है? मतलब हम कब्रिस्तान के बगल में रहते हैं और रोज़ इसी के सामने टहलते हैं? डरते डरते ऋषभ बोला। लेकिन यार, यहाँ तो कभी कोई लाश को आते नहीं देखा हम लोगों ने। शिवम थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोला। चल इसके गेट पर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। शिवम ऋषभ को खींचते हुए बोला। दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर भी एक बोर्ड लगा था जिस पर कब्रिस्तान खुलने का समय लिखा हुआ था, सुबह 10 से शाम 4 बजे। दोनों डरते डरते अंदर गए। देखा पूरे कब्रिस्तान में अलग अलग तरह की कब्र बनी हुई है। हर कब्र पर खूबसूरत चित्र या मूर्तियां बनी हुई है। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ बहुत से लोग हैं। डर के मारे दोनों वापस बाहर निकलने लगे तो एक कब्र के पास एक बुजुर्ग को देखा। शिवम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में पूछा। बाबा, ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस कब्रिस्तान में सिर्फ अंग्रेज़ों की ही कब्र है और सरकार की मनाही की वजह से किसी भारतीय को इसमें नहीं दफनाया जाता। आज़ादी के 1 साल बाद से लेकर आज तक कोई भी नहीं दफनाया गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह भी कहाँ है किसी को दफनाने की। इसी वजह से इसे सरकार ने अपनी धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये खुला रहता है। उस बुजुर्ग ने बताया। बाबा, क्या यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं? हमने रात में कई बार सूट बूट पहने एक आदमी को देखा जो अंग्रेज सा दिखता है, और कई बार तो एक अंग्रेज लड़की को भी देखा है इसी 4 दीवारी के आसपास। कई बार इस कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी भी आते देखा है, लगता है जैसे कोई अंदर रहता है। शिवम ने कहा। बाबा, कल जब हमने उस अंग्रेज से दिखने वाले आदमी को अंकल कहकर पुकारा तो वो गायब हो गया। ऋषभ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर बोला। बेटा, मैं यहाँ रहता तो हूँ, लेकिन मैंने खुद तो कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ दिन कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर से बहुत लोगों के होने का एहसास होता है मुझे। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने की बात कही है और बताया है कि रात में एक अंग्रेज़ लड़की बस यहीं कब्रिस्तान के आसपास ही दिखती है और अक्सर रात के 2 बजे के आसपास वो अंग्रेज़ दिखती है और उसे टोके जाने पर जैसे गायब हो जाती है। वो आदमी भी ऐसा ही करता है, लेकिन किसी का कभी कोई वो लोग नुकसान नहीं करते हैं। वो एक अंग्रेज गवर्नर की आत्मा है जिसको आज़ादी के संग्राम में क्रांतिकारियों ने मार डाला था।
उस बुजुर्ग ने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा कि आपने कभी उस अंग्रेज लड़की और उस अंग्रेज आदमी को नहीं देखा? शिवम आश्चर्य से बोला, जबकि आप तो यहीं रहते हैं। वो इसलिए बेटा कि मैं बस दिन भर में ही यहीं रहता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। कहते हुए उस बुजुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा तो दोनों डरकर बुजुर्ग की तरफ मुड़े, लेकिन वहाँ वो अब था ही नहीं। दोनों वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागे। वो कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन की थी और उस कब्र पर उसी बुजुर्ग की मूर्ति बनी हुई थी जो ऋषभ और शिवम से बात कर रहा था। उसकी मृत्यु सन 1750 में लिखी हुई थी। वो कब्र उसी के नाम और उसकी मृत्यु के बाद ही बनी थी और पहली कब्र भी उस कब्रिस्तान में उसी की थी।